वन टू 51A तक के जितने पार्ट थे, मतलब 5 पार्ट इसके बीच में आते हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने एक पार्ट देख रखा है। जिसमें क्या क्या आता है, फंडामेंटल राइट आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज आता है, सिटीजनशिप आता है, स्टेट एंड इट्स टेरिटरीज आता है जो आर्टिकल 1 to 4 है। ठीक है ना, ये सारे आर्टिकल के बारे में हम लोगों ने एक पार्ट देख रखा है, जिसमें करीब हम लोगों ने 30-35 क्वेश्चन कर लिया, 35 क्वेश्चन कर लिया है। आज उसका ये पार्ट सेकेंड है। ठीक है, आज हम लोग उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसमें भी हम लोग ढेर सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, सारा का सारा मतलब ये सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस में। ठीक है ना, तो ये आज एकदम पूरी तरह कंप्लीट कर लिया जाएगा जितने क्वेश्चन होंगे। और ये इतना बस देख लीजिएगा, आपका इन पांचों पार्ट से जितने क्वेश्चन आने होंगे सब इसी में से आ जाएगा, कोई इसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो अभी तक जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नाम है गोलू ट्यूटर दिख रहा है ना वाटर मार्क में, ये सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए। आइए चलिए चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, ऑन वॉम डज द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रहा है, काहे लिए कि फंडामेंटल राइट में अगर कुछ इधर उधर होता है तो उससे रिलेटेड जितने रूल्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी करना होगा वो कौन करेगा। तो ये हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है अगर कोई फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है आर्टिकल 32 के हिसाब से। और हाई कोर्ट भी कर सकता है, उसका आर्टिकल 226 होता है। हाई कोर्ट द्वारा रीट जो बनता है वो होता है आर्टिकल 226, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रीट जरिस्डिक्शन आता है वह है आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 के हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट किसको दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट को। अगला क्वेश्चन आर्टिकल 23 के बारे में पूछ रहा है। आर्टिकल 23 क्या है, तो आर्टिकल 23 मेनली ये है कि ये प्रोहिबिट करता है, यानी रोकता है किसको, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, बेगरी और स्लेवरी और बॉन्डेड लेबर, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 23 क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन हम लोगों का इसका सही हो जाएगा। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, बेगरी, स्लेवरी एंड बॉन्डेड लेबर, ये फंडामेंटल राइट है। मतलब कोई किसी को स्लेव बना के नहीं रख सकता है, बॉन्डेड लेबर बना के नहीं रख सकता है। ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग को कोई ट्रैफिक नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों के फंडामेंटल राइट 23 में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आर्टिकल 22 20 से 22 तक का फंडामेंटल राइट है, वो कहाँ से कहाँ तक के लिए है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है। ये जो आर्टिकल 22 तक है, कह रहा है दिस आर्टिकल आर अवेलेबल टू, ये आर्टिकल किसको किसको अवेलेबल है। ये फाइनली हम लोगों के जो इंडिया के अंदर जो हैं सिटीजन और नॉन सिटीजन, वो सबके लिए है। अभी उस दिन पढ़ा था ना कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी किसके लिए है, वो इंडिया के बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग हैं उनके लिए है, वो सिटीजन हो या ना हो, या उन सब के लिए ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल 20 से 22 तक जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पर्सनल फ्रीडम इंश्राइंड इन द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन में से किस मतलब लाइन को निकाला गया है। ठीक है ना, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म, ये भी है। फ्रीडम टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, ये भी है आर्टिकल 19 में। फ्रीडम टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, ये तीनों चीज़ें हैं। लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने टर्म्स थे उसको फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया था। एक था फंडामेंटल राइट 6, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31, उसको भी 44th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा निकाला गया था। और एक चीज़ ये भी लिख रखा था आर्टिकल 19 में, ढेर सारे पार्ट ABCD करके ढेर सारे दिए हैं ना, 6-7 दिए हैं, तो उसमें एक पार्ट ये भी था, फ्रीडम टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। ये चीज़ आर्टिकल 19 से 44th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ही हटा दिया गया। बाकी सारे के सारे तीनों जो हैं वो उसके पार्ट अभी भी हैं। पीसफुल आप लोग असेंबल हो सकते हैं बिना किसी आर्म के, देश के किसी पार्ट में आप लोग रह सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस आप लोग इंडिया के अंदर करने के लिए एकदम फ्री हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी रखने का अधिकार आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन, वंस द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज मेड, कह रहा है कि एक बार इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दिया गया, द राइट ऑफ ए सिटीजन टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ हिज फंडामेंटल राइट इज सस्पेंडेड बाय द। अब कह रहा है कि एक बार अगर इमरजेंसी लग गया तो सिटीजन क्या कर सकता है, वो अपना फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। मतलब
सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। ये वाला राइट किसके द्वारा सस्पेंड किया जाता है, मतलब किसके द्वारा ये वाला राइट ख़त्म किया जाता है। ये मेनली ख़त्म किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेशनल इमरजेंसी के टाइम जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने होते हैं वो प्रेसिडेंट बनाती है, लेती है मैक्सिमम, और साथ में प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट के लोग उनको गाइड करती है कैसे ऐसे चीज़ करना होता है, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट द्वारा ही ये चीज़ भी सस्पेंड किया जाता है कि लोग अब क्या करेंगे, अपने फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट नहीं जाएंगे। किस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। तो ये रूल्स कौन बनाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला कह रहा है कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट है नो पावर टू रिपील फंडामेंटल राइट बिकॉज दे आर। आर्टिकल 368 है कि फंडा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंज करना होता है वो आर्टिकल 368 के हिसाब से होता है। सारी चीज़ें लिख रखा है कि आर्टिकल में किस तरह अमेंडमेंट किया जाएगा। वो अमेंडमेंट वाला जो है वो आर्टिकल 368 के अंदर आता है। तो कह रहा है कि आर्टिकल पार्लियामेंट है नो पावर टू रिपील फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट क्यों नहीं रिपील कर सकता, मतलब ख़त्म क्यों नहीं कर सकता है, क्यों ये चीज़ पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये मेनली बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यहाँ कुछ लिख रखा है गलत, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है ना, उसको हम लोग चेंज या रिपील नहीं कर सकते हैं। बस यही चीज़ हमारे केशवानंद भारती केस में निकल के आया था। केशवानंद भारती केस, जिनका अभी कुछ दिन पहले ही डेथ हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है। तो फंडामेंटल राइट भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से इसको रिपील नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का सही होगा, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी वजह से इसको रिपील कोई नहीं कर सकता है आर्टिकल 368 के अंदर भी। अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इंडिकेटिव ऑफ डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। कह रहा है कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है। तो पहला देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर एम्ड एट प्रोमोटिंग सोशल वेलफेयर वाइल फंडामेंटल राइट आर फॉर प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम द स्टेट इंक्रोचमेंट। ये पहला ऑप्शन सही है पूरी तरह, ठीक है। ये क्या करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सोशल वेलफेयर का काम करता है, सोशली डेवलप करता है, जबकि फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल के लिए बनाया गया। तो पहला ऑप्शन एकदम सही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फंडामेंटल राइट्स आर लिमिटेड ऑन स्टेट एक्शन वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन फॉर द गवर्नमेंट टू वर्क टुवर्ड्स ए जस्ट सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। डीपीएसपी बना है गवर्नमेंट को बताने के लिए किस हिसाब से सोशो इकोनॉमिक रूल बनाए जाएँ। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा कह रहा फंडामेंटल राइट्स वेर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वेर एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट। ये एकदम गलत है। फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो ओरिजिनली दोनों के दोनों प्रेजेंट थे। फंडामेंटल ड्यूटी को बाद में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन बाद में जोड़ा गया था 51A आर्टिकल के अंतर्गत। पहले उसमें 10 लाइन ही थे, मतलब 10 लाइन्स थे, 10 उसमें रूल्स थे, बाद में उसमें 11 रूल किए गए थे, ठीक। ये अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी अमेंडेड। कह रहा फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी अमेंडेड। मतलब कहने का इसका अर्थ है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल कभी भी अमेंड नहीं किया जा सकता। एकदम गलत ऑप्शन है। बस दो ही ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा। दोनों के दोनों अमेंड नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पहला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, फर्स्ट। अच्छा, पूछ रहा है कौन कौन सा गलत है, सॉरी। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, लेकिन इसमें पूछ रखा है कि कौन कौन सा इसमें गलत है, नॉट इंडिकेटिव ऑफ द डिफरेंस बिटवीन। तो इसमें तीसरा और चौथा ऑप्शन हम लोगों का गलत है, ठीक है ना। नॉट इंडिकेटिव पूछ रखा, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो पहला दूसरा तो सही है, ये इसका डिफरेंस दोनों का सही है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन गलत है, तीसरा और चौथा। दोनों के दोनों ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे और दोनों को दोनों को अमेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से तीसरा और चौथा हो जाएगा। जैसा मैंने गलती किया, नोट नहीं देखा, वैसा आप लोग भी गलती ना करिएगा। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा नोट है या नहीं, उसके बाद क्वेश्चन पे कुछ आगे बढ़िएगा। अगला कह रहा है द इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिपेंड मोस्ट ऑन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का इन्फोर्समेंट मेनली किस पे डिपेंड करता है, कोर्ट पे, इफेक्टिव अपोजिशन इन द पार्लियामेंट, रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट एंड पब्लिक कोऑपरेशन, ठीक है। कहने का अर्थ है इन्फोर्समेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिपेंड मोस्ट ऑन, ये मेनली डिपेंड करता है हमारे रिसोर्सेज जो कि गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं, ठीक है ना।
ये मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेनली वही है जो गवर्नमेंट को बताता है कि किस तरह के रूल बनाने चाहिए, ठीक है ना। तो इनके इन्फोर्समेंट के लिए ये चीज़ होना ज़रूरी है कि क्या रिसोर्स अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास। अगला क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म आर फाउंड इन। ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? ये मेनली हम लोग पाए जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। यहाँ फ्यूटीज़ लिख रखा है, आप लोग ध्यान से ड्यूटीज़ ही पढ़िएगा, ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटी में ये सारी चीज़ें लिख रखा है कि क्या क्या होना चाहिए। तो डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, ह्यूमनिज्म होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये सारी चीज़ें, रिफॉर्म भी, ये हम लोगों के फंडामेंटल ड्यूटी का एक लाइन है, ठीक। अगला क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन वेयर प्रोवाइडेड बाय। फंडामेंटल ड्यूटी इंडियन सिटीजन को किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, अरे सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन प्रोवाइडेड बाय। अच्छा, फंडामेंटल सिटीजन को किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया? ये क्या किया गया? 44th अमेंडमेंट द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, ठीक है ना। 44th अमेंडमेंट द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। किसको? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। यही बताया ना कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको अमेंड करके बाद में लाया गया। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग इसमें कौन सा सही है? दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल, एकदम सही है, ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है दे आर प्राइमरली मोरल ड्यूटीज़, ये भी सही है, मोरल ड्यूटीज़ है लोगों के, कि लोगों को बताता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो दूसरा भी सही है। दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी लीगल राइट, ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है, ये लीगल राइट नहीं है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, खुद अपना नाम इसका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो ये 1 2 3 तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएगा। नॉट इन्फोर्सेबल, मोरल ड्यूटीज़ हैं और लीगल राइट से कोई इनका रिलेशन नहीं है। अगला कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। अब कह रहा है टोटल कितने नंबर है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, तो टोटल ही बताया ना 11 नंबर है। पहले 10 थे 86th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, इसमें एक और जोड़ा गया, तो फाइनल कितने हो गए? 11 फंडामेंटल ड्यूटी अभी कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटी इनेक्टेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर। कह रहा है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कहाँ है? हमारे पार्ट 4A में है। ये क्या है? इन्फोर्सेबल ड्यूटी, इन्फोर्सेबल तो है नहीं, ये इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट आर मैंडेट टू द पीपुल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जैसे ही ये पीपुल के लिए है। लाइक फंडामेंटल राइट्स दैट आर इन्फोर्सेबल नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जो है इसका ये देखते हैं, नो मोर देन मीन टू क्रिएट साइकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस अमंग द सिटीजन एंड ऑफ एजुकेशनल वैल्यू। सही बात है, ये क्या करता है? लोगों में साइकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस भरता है और उनके में एजुकेशनल वैल्यूज डालता है। तो ये हम लोग का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। ये इन्फोर्सेबल है ही नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टाइप का भी नहीं है, ये कुछ अलग ही है। ये क्या करता है? लोगों को उनके मोरल वैल्यूज बताता है, साइकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस देता है, एजुकेशनल वैल्यू बताता है सिटीजन्स को, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा क्या लाया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हम लोगों का 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को लाया गया था। ये किनके रिकमेंडेशन पे लाया गया था? ये चीज़ पूछ रहा था। हमारे स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में डाला गया, ठीक है। ओरिजिनली इसमें 10 ही थे, बाद में 86th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 11 इसको किया गया। ये चीज़ बस आप लोग याद रखिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा लाया गया था, रिकमेंड किए थे स्वर्ण सिंह कमेटी, इसमें टोटल 10 रूल्स थे, बाद में इसको 11 किया गया 86th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बस यही चीज़ें हैं, ये मेनली लोगों को बताता है उनके कर्तव्य कि उनको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए फंडामेंटल राइट जो है लोगों को राइट्स देता है, ठीक है ना, कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, अगर ऐसा नहीं मिलता है तो आप केस कर सकते हैं, यानी इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है? स्टेट को पॉलिसी बनाने में मदद करता है कि स्टेट को किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन लोगों के लिए बनाया जाए, तो वो है DPSP फंडा। फिर इन लोगों ने सोचा भैया हम लोगों के लिए भी कर्तव्य है, इन लोगों के लिए भी कर्तव्य है, तो लोगों के लिए भी कुछ कर्तव्य लाया जाए। तो इन लोगों ने फाइनली 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा क्या लाया? फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये लोगों को कर्तव्य उनके बताता है कि लोगों को क्या करना चाहिए, झंडे का सम्मान करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, यही सारी चीज़ें इसमें लिख रखा है। अपने 0 से 6 साल के बच्चों तक को अच्छे से पढ़ाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये लोगों को बताता है उनके कर्तव्य, जैसे ये लिख रखा है, देखिए, रिस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये किसमें होगा? अभी आपको बताया कि लोगों को उनके कर्तव्य कहाँ बताया जाता है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में बताया जाता है, तो भी ऑप्शन सही हो जाएगा कि लोग क्या करें? नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करें। ये कहाँ है? फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ
फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है। अगला देखिए फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन, वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट, गलत है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3 ये गलत, पार्ट 4 ए में है। दे आर नॉट जस्टिसिएबल, ये तीसरा ऑप्शन बस सही है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, बाकी सब गलत। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा लाया था, यहाँ 44 दिया तो गलत है। 4th ए पार्ट में है तो यहाँ 3rd ए दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। ये जस्टिसिएबल नहीं है, ये बात एकदम सही दिया है। नॉट जस्टिसिएबल या नॉट इन्फोर्सेबल जो आप बोल लीजिए, दोनों बातें कही है, ठीक है। तो 3rd ऑप्शन बस सही हो जाएगा, बाकी दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच आर द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन कौन से लिस्टेड हैं, ये चीज़ बस क्वेश्चन हम पूछ रहा है, ठीक है ना। ये ढेर सारे ऑप्शन दिए, इसमें पूछ रहा कौन कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है। तो फंडामेंटल ड्यूटी में देखिए टू प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ और कंपोजिट कल्चर, ये है फंडामेंटल ड्यूटीज में, तो पहला ऑप्शन सही है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करना, मतलब उसकी बातों को मानना है, ये भी चीज़ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में लिख रखा है। अगला दे रहा है टू स्ट्राइव फॉर द एक्सीलेंस इन साइंटिफिक रिसर्च टू विन इंटरनेशनल फेम, कह रहा है कि इंटरनेशनल फेम यानी इंटरनेशनल प्रसिद्धि पाने के लिए आप लोग साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, ऐसा कुछ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं दे रखा है, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है टू रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, नेशनल सर्विस करेंगे जब गवर्नमेंट हम लोगों को कहेगी। मान लीजिए वार हो गया, आर्मी की कमी पड़ गई, तो हमारी जो गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोगों से कह सकती है कि भैया आप लोग भी आर्म लेके उतर जाइए और इन लोगों को भगा डालिए, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है। तो पहला, दूसरा और चौथा, 3 ऑप्शन सही है और तीसरा गलत है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बस सही हो जाएगा, बाकी 3rd ऑप्शन इसका गलत है कि साइंटिफिक इंटरनेशनल फेम के लिए आप लोग साइंटिफिक रिसर्च करें, ऐसा कुछ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं दे रखा है। अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द आइडिया ऑफ, किस आइडिया को लेते हुए फंडामेंटल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था? ये है कर्बिंग सबवर्जन एंड अनकॉन्शियस एक्टिविटी, ठीक है ना। अनकॉन्शियसनल एक्टिविटी मतलब फालतू की एक्टिविटी लोग ना कर डालें, इसके वजह से ये चीज़ फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या है? ढेर सारे स्टेट का यूनियन है, ठीक है ना। यूनियन, ढेर सारे स्टेट मिले हैं तब जाके हम लोगों का ये बना है। क्या बना है? ये हम लोगों का इंडिया बना है। तो इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, ये हमारे आर्टिकल में दे रखा है। द यूनियन ऑफ स्टेट ये आर्टिकल 1 में दे रखा है, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब कह रहा है जो यूनियन ऑफ स्टेट है आर्टिकल 1 का, वो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? तो इसमें है स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है और अक्वायर्ड टेरिटरी है। ये अगर स्टेट, यूनियन और अक्वायर्ड टेरिटरी, तीसरा ऑप्शन है, ये तीनों जो है हम लोग के इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट में आता है। क्या क्या आता है? स्टेट, जो इंडिया की स्टेट है वो भी यूनियन ऑफ टेरिटरी में आता है, यूनियन ऑफ इंडिया में आता है। जो यूनियन टेरिटरी वो भी यूनियन ऑफ इंडिया में आता है। अगर किसी देश का टेरिटरी वार या किसी चीज़ में अक्वायर कर लिए तो वो भी इंडिया के यूनियन में आता है। यूनियन ऑफ इंडिया में तीनों चीज़ें आती हैं, तो ऑप्शन डी हम लोगों का सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। यूनियन ऑफ इंडिया इज कंसिस्ट ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड अक्वायर्ड टेरिटरी, ठीक है। डी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है इसमें 7th शेड्यूल में हम लोगों का 3 लिस्ट है ना, स्टेट, कॉन्करेंट और सेंट्रल। तो कह रहा है इसमें से कौन सा यूनियन लिस्ट में है? रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड साइंटिफिक माइंस एंड ऑयल फील्ड, यही पहला ऑप्शन जो है ना, माइंस फील्ड्स एंड ऑयल फील्ड, ये हम लोगों के यूनियन लिस्ट में है। तभी ना अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ था कि ढेर सारे माइंस का लाइसेंस जारी कर दिया गया है सेंटर द्वारा। तो सेंटर द्वारा जारी किया गया क्यों? क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में है। एग्रीकल्चर तो स्टेट लिस्ट में है, फिशरीज भी स्टेट लिस्ट में, पब्लिक हेल्थ भी कॉन्करेंट लिस्ट में है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अभी ये स्टेटमेंट दिया है, अब पूछ रहा है इसमें से कौन कौन सा सही है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए पर्सन हु वाज बॉर्न ऑन 26 जनवरी 1951 इन रंगून, रंगून कहाँ है? म्यांमार में है। तो 26 जनवरी 1951 रंगून में पैदा हुआ है। उस फादर वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, उस टाइम उसके पिता जो थे वो इंडियन थे बर्थ द्वारा। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ इज डीम्ड टू बी सिटीजन बाय डिसेंट, ठीक है। तो ये मतलब इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट ये भी हो सकता है, ये पहला ऑप्शन सही है।
रंगून में अगर 26 जनवरी 1991 में पैदा हुआ, उस टाइम पे उसके पापा इंडिया के सिटीजन थे, तो वो भी यहाँ का सिटीजन हो सकता है। अगला कह रहा है ए पर्सन हु वाज बोर्न इन 1 जुलाई 1988 इन ईटानगर। ईटानगर में पैदा हुआ है कब? 1 जुलाई 1988 में। उसके पापा क्या हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया उसके बर्थ के टाइम पे थे। लेकिन उसकी मदर, अच्छा सॉरी, उसकी मदर थी लेकिन उसके पापा नहीं थे। उसकी मदर जो थी वो उस टाइम पे क्या थी? इंडिया की थी, जबकि उसके फादर नहीं थे। तो डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। तो क्या ये इंडिया बाय बर्थ द्वारा होगा? ये दोनों ऑप्शन हम लोगों का सही है, बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। अगर कोई दूसरे देश में भी पैदा हुआ है, उसके मम्मी या पापा उसके बर्थ के टाइम पे इंडिया के सिटीजन हैं, तो वो भी इंडिया के सिटीजन हो सकता है। अगर इंडिया के अंदर ही पैदा हुआ है, कोई एक इंडिया का सिटीजन होगा, तो भी वो इंडिया का सिटीजन हो जाएगा बाई बर्थ। इस टाइम पे बाई बर्थ होगा और इस टाइम पे डिसेंट द्वारा होगा, बाई डिसेंट, ठीक है। अगर दूसरे देश में पैदा हुआ, उस टाइम पे उसके घर का कोई इंडिया का सिटीजन है, तो बाई डिसेंट इंडिया का सिटीजन होगा। अगर इंडिया के अंदर ही पैदा हुआ है, देखिए ईटानगर इंडिया के अंदर ही है, और उस टाइम पे उसके घर का मतलब उसके माता पिता में कोई एक इंडिया का सिटीजन है, तो वो बाई बर्थ इंडिया का सिटीजन होगा, ठीक है ना। यही चीज़ बताने की कोशिश किया गया है कि बाई डिसेंट और बाई बर्थ में अंतर क्या है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी राइट टू एजुकेशन इंडिया इज करेक्ट। राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड इसमें क्या सही है, यही पूछ रहा है। दिस राइट कवर बोथ चाइल्ड एडल्ट लिटरेसी, सिर्फ चाइल्ड लिटरेसी की बात करता है 6 to 14 ईयर, तो एडल्ट लिटरेसी इसमें आएगा ही नहीं। अगला कह रहा है दिस राइट इज़ द चाइल्ड राइट कवरिंग एज ग्रुप 6 to 14, हाँ ये 6 to 14 है। एंड बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम द ईयर 2015, ये गलत है। ये कह रहा है 2015 से स्टार्ट हुआ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये 86th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा स्टार्ट हुआ है, जो कि 2002 से ही शुरू हो गया था, ठीक है। अगला, दिस राइट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज फर्स्ट वेलफेयर स्टेट इन द वर्ल्ड। ये राइट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो कि पहले क्या था? वेलफेयर स्टेट था, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। अगला कह रहा है दिस राइट हैज़ बीन गिवन टू ऑल इंडियन चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर एंड अंडर द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन सही है। लास्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि 6 से 14 साल के जितने बच्चे हैं सबको ये राइट मिला हुआ है, और ये किस अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसमें घुसाया गया है? वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, जो कि 2002 में हुआ था, उसके थ्रू इसमें डाला गया है, ठीक है ना। तो अब राइट टू एजुकेशन के बारे में आप लोगों को अच्छी खासी बातें पता चल गई होगी। ये 21A के अंदर आता है, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। अगला कह रहा है विच is the competent body to prescribe condition for acquisition of citizenship। कह रहा है इसमें से कौन सा बॉडी है जो डिसाइड करेगा कि कंडीशन मतलब बताएगा कि सिटीजनशिप एक्विजिशन द्वारा लिया जा सकता है। तो ये हमारी सारी चीज़ें सिटीजनशिप से जितने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने होते हैं, ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट करता है, ठीक है ना। सिटीजनशिप के रिलेटेड कोई भी पूछे किस बॉडी मतलब कौन इस पर रूल बनाता है, कौन इससे सारे कंडीशन डालता है, ये सारी चीज़ें पूछे, सीधा सीधा आप लोग क्या मारिएगा? पार्लियामेंट। सारे काम कौन करता है? पार्लियामेंट। कुछ इस प्रकार है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इज पूछा, राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट किसके अंदर आता है? ये आरटीआई एक्ट जो है ना, एक फंडामेंटल राइट है, यानी सबको इन्फॉर्म करना एकदम ज़रूरी है। नहीं इन्फॉर्म करेंगे या किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन आप छुपाएंगे तो आपके खिलाफ केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन किसके अंदर आता है? फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटी आज कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज आर करेक्ट। कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड इसमें कौन सी बातें सही हैं? दे कैन बी इन्फोर्स थ्रू द रीड जरिस्टिक्शन, गलत है, इन्फोर्स किया ही नहीं जा सकता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला इसमें है, ये गलत हो गया, पहला इसमें ये भी गलत हो गया, या तो 2 3 होगा या 3 होगा। अगला देखते हैं, दे हैव फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स एडॉप्शन। कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तभी से ये प्रेजेंट है, गलत बात है। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा बाद में घुसाया गया, यानी दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट में यही एक ऑप्शन बचता है तीसरा, तो बस तीसरा सही हो जाएगा। दे आर अप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी सही है, सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स के लिए ये है। बाकी बाहर से कोई आया उस पर ये सारी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया सकता है, ठीक है ना। उसे ये नहीं कहा सकता भैया कि आप राष्ट्रगान गाइए।
या राष्ट्रगान आ रहा है तो आप लोग खड़े हो जाइए। अगर कोई फॉरेनर सिटीजन है तो उसको आप लोग नहीं बोल सकता, लेकिन इंडिया का सिटीजन है तो उसे आप बोल सकते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी किसके लिए अप्लीकेबल है? बस सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। बाकी दो ऑप्शन ये गलत है, इन्फोर्स नहीं किया सकता है और ये अडॉप्शन से नहीं है, बाद में इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा लाया गया। अभी बताया ना फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड 4-5 चीज़ें, बस उसी से सारे क्वेश्चन बनते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। ठीक है, तो बस उतना याद रख लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। अब बहुत सारे क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं इससे। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कह रहा है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? पावर ऑफ पार्लियामेंट क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट सही है। पार्लियामेंट क्या कर सकता है? नया स्टेट बना सकता है, एक स्टेट को 2-3 भागों में तोड़ सकता है, 2 स्टेट को मर्ज कर सकता है। ये सारी चीज़ें किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन, अल्टरिंग द नेम ऑफ स्टेट, पावर ऑफ कह रहा है कि स्टेट लेजिस्लेशन के पास क्या है? नाम, स्टेट का नाम चेंज कर दे। स्टेट का नाम चेंज करना इसके अंदर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। वो स्टेट का नाम नहीं चेंज कर सकता है, वो अंदर कुछ पार्ट वाट हो, कोई छोटे मोटे चीज़ हो, उसका बस नाम चेंज कर सकता है, पूरा का पूरा स्टेट का नाम नहीं चेंज कर सकता है। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दोनों सिटीजन और नॉन सिटीजन के लिए भी सही है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सिर्फ सिटीजन के लिए, ये भी सही है। यानी कंफर्म हो गया कि बी ऑप्शन ही गलत होगा, कंफर्म। क्योंकि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों के लिए, अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वो सिर्फ सिटीजन इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है। और पार्लियामेंट एक नया स्टेट बना सकता है। अगला क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कह रहा है इसमें से क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा गारंटी नहीं किया जा सकता है? फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, ये सही है, ये सही है। ठीक है ना, फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट द कंट्री, ये सही है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म, ये भी सही है। आर्टिकल 19 के दोनों पार्ट हैं, अभी बताया था पीछे, आर्टिकल 19 का ए भी करके कुछ है। फ्रीडम टू ओन अक्वायर डिस्पोज प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द कंट्री, ठीक है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जहाँ है फंडामेंटल राइट में, उसे आप लोग सीधा सीधा गलत कर दीजिएगा। प्रॉपर्टी बस आ जाए छोटा सा वर्ड प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी या डीपीएसपी में, तो आप लोग उसे गलत करार दे दीजिएगा बिना कुछ सोचे, क्योंकि वो हमेशा गलत होगा, उसको लीगल राइट बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन, ये भी सही है, ये आर्टिकल 19 का ही पार्ट है, लेकिन इसको 19 के पार्ट से हटा दिया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनविसेस्ड एज बीइंग पार्ट ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर कौन कौन सा आता है? ठीक है, इसमें 2 आर्टिकल आते हैं, दोनों का दोनों इसमें दिया होगा। दोनों आर्टिकल ये देखिए, पहला ये प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक 23 और 24 आता है, तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, और 24 ये प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एंड माइन, ये दोनों आर्टिकल है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल 17 है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये 25 है, आर्टिकल 25, तो ये दोनों नहीं आएगा। बस ये पहला और चौथा क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटेशन याद रहेगा ना, आर्टिकल 23 और 24। ट्रैफिक, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेवल, अभी 23 हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। किस चीज़ को प्रोहिबिट करता है? तो ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिक, ट्रैफिक मतलब होता है, मतलब किसी को उठा ले गए, वो ट्रैफिकिंग होता है। ठीक है, रोड पे चल रहा है कोई बच्चा, बच्चे को गायब कर दिए और उसको लेके जाके कहीं और बेच दिए, तो वही जो ह्यूमन का जो सेलिंग होता है उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोला जाता है। फोर्स लेवल, जबरी किसी से लेबर करा रहे हैं, ये भी फंडामेंटल राइट उससे छीन रहे हैं, ये आर्टिकल 23 में आता है। 24 ये पब्लिक प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइन, कौन से एज के बाद? 14 साल से नीचे अगर है, अगर उससे आप कई फैक्ट्री और माइंस में काम करा रहे हैं तो आपके ऊपर केस हो सकता है। ठीक है ना, तो 14 साल के ऊपर होने का इंतज़ार करना पड़ता है किसी चिल्ड्रन से काम कराने के लिए। तो ये दोनों राइट्स किस में है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में है। तो सही क्या हो जाएगा? 1 और 4, यानी ऑप्शन सी हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वही पूछ रहा पर्पज क्या है। तो पर्पज क्या है? वो देता है भैया, गवर्नमेंट को बताता है किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। तो यही तो दिया, लेड ऑन द पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन विच वुड गाइड स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल। ठीक है ना, ये बताता है, गाइड करता है स्टेट पॉलिसी कैसे बनाना चाहिए हर लेवल पे। ठीक है, ये जो दे रखा है ये सारी चीज़ें नहीं है, बस ये क्या करता है, स्टेट को बताता है किस तरह के पॉलिसी बनाया जाए।
अगला क्वेश्चन, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट बिफोर द प्राइमेसी ऑफ द फंडामेंटल राइट ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। किस केस के बाद से ये हो गया कि फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ऊपर है, ठीक है ना। तो ये केस था हम लोगों का गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस ने फाइनली डिसाइड कर दिया कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमेशा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर ही रहेगा। गोलकनाथ केस याद रखिएगा। Which of the following right conferred by the Constitution of India is also available to the non citizen। कह रहा है इसमें से कौन सा राइट ऐसा है जो नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सिर्फ सिटीजन के लिए है। ये तो सिटीजन नॉन सिटीजन मतलब ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, ये सिर्फ सिटीजन के लिए, वैसे जान लीजिए। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच, कोई कुछ भी बोल सकता है, ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल है। फ्रीडम टू मूव एंड शेल्टर इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, ये सिर्फ सिटीजन के लिए है। फ्रीडम टू अक्वायर प्रॉपर्टी, ये भी सिर्फ सिटीजन के लिए, कि सिटीजन क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकता है, लेकिन नॉन सिटीजन है वो कहीं भी किसी की प्रॉपर्टी अक्वायर कभी भी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। यही काम हुआ था 2 साल पहले, अंग्रेज़ों ने यहाँ आया, थोड़ी सी प्रॉपर्टी अक्वायर करी, उसके बाद पूरा देश हड़प लिया, ठीक है ना। इसीलिए फ्रीडम टू अक्वायर प्रॉपर्टी सिर्फ इंडियंस के हाथ में ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक होता है फंडामेंटल राइट, एक होता है ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट वो होता है जो ह्यूमंस को मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट वो होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ह्यूमन को मिला हुआ है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऐसा राइट है जो ह्यूमन राइट भी और फंडामेंटल राइट है। तो ये है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक ह्यूमंस का भी राइट है कि भैया उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, और एक फंडामेंटल राइट भी इसको बना दिया गया 21A आर्टिकल में डाल के 86th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, ठीक है, याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। कह रहा है इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। इलेक्शन जो कराना है ना, वोट, इलेक्शन में वोट देना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, याद रखिएगा। इलेक्शन में वोट फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, यही बस ऑप्शन देगा मैक्सिमम, ठीक है ना। अगर नोट करके पूछता तो ये ऑप्शन जरूर देता है, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। तो पब्लिक इलेक्शन में वोट करना फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ये है। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी ये भी है, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना। टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जितने रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं उनका रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है। लेकिन टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन ये सारी चीज़ हम लोगों के फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है, जबकि इसको होना चाहिए था। स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था कि ये चीज़ होना चाहिए, लेकिन फाइनली इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको नहीं डाला उस टाइम। अभी भी वो पड़ा नहीं है, पता नहीं पड़ेगा कि नहीं, कोई नहीं जानता है। तो ये वाला ऑप्शन अगर आए तो गलत कर दीजिएगा। ए गवर्नमेंट इज़ फेडरल और यूनिटरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन। गवर्नमेंट क्या है, फेडरल या फिर यूनिटरी, ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है। फेडरल मतलब होता है भाईचारा, यूनियन और स्टेट के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग हो, उस हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन किया है तो फेडरल होता है। यूनिटरी मतलब सिर्फ यूनियन का दबदबा रहता है, वो होता है यूनिटरी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए किस तरह डिसाइड करते हैं हम लोग, ये सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन द्वारा। सेंटर स्टेट के रिलेशन अच्छे हों, दोनों लोग मिलकर अच्छे से काम करो तो फेडरल स्टेट होता है। सिर्फ सेंटर चढ़ा रहता है सारे स्टेट पे, वो हो जाता है यूनिटरी। तो सेंटर स्टेट से रिलेटेड है, यही तो पूछ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन मतलब किन के रिलेशन के, किन दो लोगों के रिलेशन पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट फेडरल है या यूनिटरी, तो वो है स्टेट एंड सेंट्रल। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द टेरिटरी ऑफ द यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरल में बी अल्टर्ड बाय पार्लियामेंट बाय ए सिंपल मेजोरिटी, सही है। सिंपल मेजोरिटी द्वारा क्या कर सकता है, कोई भी स्टेट की टेरिटरी को बदल सकता है, कौन, पार्लियामेंट। ये पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन तो चारों में है, ऑप्शन भी देखेंगे तो कह देंगे भैया पहला ऑप्शन सही है, क्यों, क्योंकि ये तो चारों में दे रखा है। दूसरा, द कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर नेसेसरी बिफोर पार्लियामेंट रीडिस्ट्रीब्यूट इट्स टेरिटरी। कह रहा है कि स्टेट लेजिस्लेशन का कंसेंट ज़रूरी होता है, स्टेट लेजिस्लेशन का कंसेंट ज़रूरी होता है, कब, जब टेरिटरी बांटा जाए। ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट लेजिस्लेशन से कोई मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है ना। पार्लियामेंट को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा तो अपने मर्जी से जहाँ से मन करे 20 से लाइन बांट देगा। जैसे 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 हम लोगों का वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लाइन खींच दिया गया था मनबाटन, क्या कहते हैं उनका नाम क्या था,
माउंटबेटन, हाँ माउंटबेटन द्वारा अपने मन से जो मन किया वैसे बांट दिए, मन बांटन लाइन जिसको बोला जाता है, माउंटबेटन ने ड्रा कर दिया था। सेम वैसे ही पार्लियामेंट के पास भी पावर है कि जहाँ से मन करे वहाँ से लाइन डाल के स्टेट को अलग कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेशन से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, अगला कर द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन नेसेसरी फॉर इंट्रोड्यूसिंग इन पार्लियामेंट अ बिल ऑन रिडिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, प्रेसिडेंट का जो है ना रिकमेंडेशन ज़रूरी होता है पार्लियामेंट के पास। ये टेरिटरी डिस्ट्रीब्यूट करने का अगर कोई बिल लाया जाए पार्लियामेंट के पास तो उसके पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन उस पर ज़रूरी होता है। ठीक है ना, तो पहला और तीसरा दोनों सही है, दूसरा गलत है। तो अगला देखते हैं, प्रेसिडेंट मस्ट रिसीव द स्टेट्स ओपिनियन बिफोर रिकमेंडिंग अ बिल ऑन द अल्टरिंग द स्टेट। अब फिर वही बात, अब प्रेसिडेंट भी किसी से ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट ओपिनियन ले ना ले ऐसे भी कर दे तो भी चलेगा। ठीक है ना, तो ये पहला और तीसरा सही है, बाकी दोनों गलत है। स्टेट लेजिस्लेचर से कोई मतलब नहीं है, ना प्रेसिडेंट को ना ही पार्लियामेंट को। अगला क्वेश्चन, रिगार्डिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये हमारा आर्टिकल 14 है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स एक्सेप्शन इन द केस ऑफ, किस केस में एक्सेप्शनली मतलब एक्सेप्शन दिखाता है। जैसे होता है ना केमिस्ट्री में एक्सेप्शन, वैसे यहाँ भी एक्सेप्शन है। ये प्रेसिडेंट और गवर्नर पे रूल, गवर्नर पे लागू नहीं होता है। ठीक है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए एक्सेप्शन शो कर। अगला क्वेश्चन, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट चिल्ड्रेन। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो आर्टिकल 24 है वो किस चिल्ड्रेन को प्रोहिबिट करता है। ये मेनली 14 साल के बच्चे को प्रोहिबिट करता है, 14 साल से नीचे वाले को। कहाँ पे काम करने से, हजारटस ऑक्यूपेशन करने से। ठीक है, या माइंस या फिर इंडस्ट्री में काम करने से रोकता है। हजारडस ऑक्यूपेशन मतलब जहाँ पे फालतू गैस निकलते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेज जो निकलती हैं जो ह्यूमन हेल्थ को डिस्टर्ब करती है, ये सारी चीज़ें जहाँ भी प्रोड्यूस होती है और अगर 14 साल से नीचे हो तो उन लोगों को प्रोहिबिट करता है। ठीक है ना, 14 साल से नीचे होना चाहिए, कहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, उसको हजारटस ऑक्यूपेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल 24 बताता है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर राइट टू इक्वालिटी। कह रहा है इसमें से कौन सा राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एंड रेस, ये भी सही है, राइट टू इक्वालिटी में आता है, पहला सही ऑप्शन है। ठीक है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अगला देखते हैं, इक्वल पे ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। हाँ सही है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ उसी के अंदर आता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये आर्टिकल 14 है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट ऑन द रिलीजन एंड रेस आर्टिकल 15 है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये डीपीएसपी है। ठीक है, फंडामेंटल राइट है ही नहीं। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, यानी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन को देख के जाएं तो पहला तो सही है, सेकंड भी सही है, तीसरा गलत हो गया तो ये हो नहीं सकता, बचता यही है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी ऑन द मैटर ऑफ अंडर द स्टेट ये आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 14, 15 और 16, ये नीचे वाला 14 है और ये 15 है ऊपर वाला, और सबसे लास्ट वाला आर्टिकल 16 है। तो राइट टू इक्वालिटी में कहाँ से कहाँ तक आता है, 14 to 18 तक आता है। ठीक है ना, तो यहाँ तो 14, 15 और 16 तीनों ऑप्शन दे रखा है, लेकिन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये डीपीएसपी, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन। कौन कौन इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है ना, तो ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है हमारे पार्लियामेंट द्वारा। पार्लियामेंट हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ये मेनली कब लगा देता है, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पे ये रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। ठीक है, तो कौन लगाता है रेस्ट्रिक्शन, पार्लियामेंट, याद रखिएगा। कौन बचाता है हम लोगों को इन्फोर्समेंट के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है कि इन्फोर्समेंट करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को फंडामेंटल राइट को हमारे फंडामेंटल राइट को हमें मतलब देता है। ठीक है, तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाता है पार्लियामेंट, याद रखिएगा। मेनली कब लगाता है, जब इमरजेंसी लगता है तब। द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल टू, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो सिर्फ सिटीजन के लिए ही है। ऑल पर्सन इन केस ऑफ इन्फ्रिजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो अगर आपके फंडामेंटल राइट को लिया जा रहा है तो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी रीट का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है ना, तो सारे पर्सनों सभी लोगों के लिए है जिनका फंडामेंटल राइट उनसे छीना जाएगा। ठीक है ना,
जितने लोग हैं, अगर उनसे उनका फंडामेंटल राइट छीना जाएगा तो वो लोग क्या कर सकते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग रीट जरिस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल करके कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन अ फैक्ट्री और माइन और इंगेज्ड इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है कि 14 साल से नीचे कोई बच्चा किसी फैक्ट्री, माइंस या किसी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं कर सकता है। कौन से आर्टिकल में? बहुत बारी हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 24 में है। अब देखिए ये आर्टिकल 14, 15, 16, 17 दिया और चारों को मैच करने के लिए बोल रहा है। तो आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये देखिए लाइन कहाँ लिख रखा है, हाँ ये लाइन दिख रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है ना। तो ए जो है दूसरे से मैच खाएगा। दूसरा कह रहा है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या है? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी रिलीजन, एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आर्टिकल 15 होता है। आर्टिकल 16 होता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी याद करिएगा, ठीक है ना, यही अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस अंडर स्टेट। आर्टिकल 17 जो है हम लोग का अनटचेबिलिटी का है। अनटचेबिलिटी का आर्टिकल 17 है, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा। आर्टिकल 14 में क्या आता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आता है। आर्टिकल 15 क्या है? कि डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा उन लोगों के रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर एनी ऑफ देम, ठीक है। और छठवां 16 आता है कि इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मतलब दिया जाएगा, मतलब कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आया तो उसमें अपॉर्चुनिटी सबको बराबर दी जाएगी, स्टेट के रहने वाले जितने लोग हैं। यह आता है हम लोगों के आर्टिकल 16 में। और आर्टिकल 17 होता है हम लोगों का अनटचेबिलिटी का आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल 17 क्या है? अनटचेबिलिटी। तो आप लोग मिला लीजिएगा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन दिख रहा है। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एक्सिक्यूटिव, ये कहाँ दे रखा है? सेपरेशन ऑफ एक्सिक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी ये दे रखा है हम लोगों के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, डीपीएसपी में ये लाइन एक है, सेपरेशन ऑफ एक्सिक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर। कौन सा इसमें से आर्टिकल बताता है कि बच्चे 14 साल से नीचे वाले बच्चे को क्या मिलना चाहिए? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। ये हम लोग के आर्टिकल 45 में है। कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 45 में। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोग के कहाँ है? आर्टिकल 4 में है। आर्टिकल 4 नहीं, पार्ट 4 में है, ठीक है। तो ये हम लोग के पार्ट 4 में है। पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, और पार्ट फोर्थ में हम लोगों का क्या है? पार्ट फोर्थ में हम लोगों का है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और पार्ट 5 में क्या है? यूनियन है, यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 5 में। और पार्ट फोर्थ ए में हम लोग क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो याद रखिएगा, पार्ट फर्स्ट में इंडिया एंड इट्स टेरिटरी है, पार्ट 2 में हम लोग का सिटीजनशिप है, पार्ट 3 में हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में हम लोग क्या है? डीपीएसपी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पार्ट 4 ए में हम लोगों का डायरेक्टिव फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और पार्ट 5 में हम लोगों का यूनियन के बारे में जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कह रहा है इसमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन सा नहीं है? टू राइज द न्यूट्रिशन लेवल, ये भी है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये फंडामेंटल ड्यूटी, अभी हम लोगों ने कई बार पढ़ चुका है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। तो फंडामेंटल ड्यूटी है तो डीपीएसपी नहीं हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसको 3 भागों में बांटा गया, एक गांधीयन था, एक इंटेलेक्चुअल था, और एक तीसरा सोशलिस्टिक था, ठीक है ना। तो अब ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा गांधीयन आइडियोलॉजी पे बेस्ड प्रिंसिपल है। तो गांधीयन आइडियोलॉजी पे है हम लोगों का, ये कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करते थे, कॉटेज, विलेज, काउ स्लॉटर, ये सारी चीज़ें जो है ना गांधीयन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री हम लोगों के गांधीयन के अंदर था। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये सोशलिस्टिक में था। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये हम लोगों का इंटेलेक्चुअल में था। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एक्सिक्यूटिव ये भी इंटेलेक्चुअल में था, ठीक है। और ये जो प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री गांधीयन आइडियोलॉजी के अंदर आता है।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टर्म्ड गांधीयन अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसमें से कौन सा गांधीयन नहीं है? तो काउ स्लॉटर भी गांधीयन है, कॉटेज इंडस्ट्री अभी पढ़े ही हम लोग, ये भी गांधीयन के अंदर आता है, विलेज पंचायत भी गांधी के अंदर आता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड गांधीयन के अंदर नहीं आता है। तो ये डी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द कंट्री, ये गांधीयन नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल वाले में आता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लिस्टेड अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन पार्ट 4, कह रहा है इसमें से कौन कौन सा जो है डीपीएसपी के पार्ट 4 में है, पार्ट 4 के डीपीएसपी में है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी है, स्मॉल फैमिली नॉर्म, ऐसा कोई रूल ही नहीं है उसमें, एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, ये भी नहीं है, ये दोनों चीज़ें नहीं है, बस इसमें पहला और दूसरा ही दे रखा है। इक्वल पेपर इक्वल वर्क, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यही दो चीज़ें हैं जो डीपीएसपी में है। स्मॉल फैमिली नॉर्म नहीं है, एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, ये भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल बाय द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से कह रहा है कि कौन कौन से जो हैं जो अमेंडमेंट के बाद में लाए गए इसमें, ठीक है। तो राइट टू वर्क इसमें पहले से था, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी टाइम से राइट टू वर्क भी था। टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन प्लेस ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट, ये भी जब कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल बना था तभी था, लेकिन ये जो दोनों बाद के जो रूल्स हैं, ये टू सेफ गार्ड इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, ये चीज़, और मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये दोनों चीज़ें बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐड किया। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हो जाएगा, तो ये पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन कौन सही होगा हम लोगों का? ये टू सेफ गार्ड एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ, ये और राइट टू वर्कर टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये दोनों ऑप्शन हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में उतने टाइम नहीं थे, ठीक है, ये बाद में जोड़े गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन ने डीपीएसपी में नहीं थे। 97 नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल के बारे में कौन सा इसमें सही है? फोर्थ शेड्यूल में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दिया गया है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा में सीट का अलोकेशन किस तरीके से होगा, ये फोर्थ शेड्यूल में है, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल में क्या है? अलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोला जाता है? राज्यसभा को। तो राज्यसभा में सीट किस राज्य से कितना आएगा, ये सारी चीज़ें किसमें लिख रखा है? फोर्थ शेड्यूल में, ठीक है। स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये आप लोगों के 7th शेड्यूल में है। लैंग्वेज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे 8वें शेड्यूल में है। प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ट्राइबल एरिया वाला है, ये शेड्यूल 6 में है, ये 6 में है, ये 7 में है, ये 8 में है, और ये 4th में है, काउंसिल ऑफ स्टेट में सीट का अलोकेशन। अगला क्वेश्चन, द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड है, ठीक है। और जो 11th शेड्यूल है वो मेनली हमारे विलेज पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है, विलेज पंचायत से रिलेटेड 11th है, और 12th जो है म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड है, ठीक है। और ये 74th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया था। 73rd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कौन जोड़ा गया था? 11th शेड्यूल जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, द 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय द 9th शेड्यूल, इसमें कौन से अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया था? तो 9th शेड्यूल एकदम पहले अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया था। इसमें कौन से अमेंडमेंट द्वारा? पहला अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था उसके द्वारा 9th शेड्यूल इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशन्ड इन, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी किस में है? ये हम लोगों का फंडामेंटल, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है हम लोगों के, ठीक है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये डीपीएसपी का पार्ट है। अगला क्वेश्चन, 9th शेड्यूल 10th शेड्यूल में क्या है? 10th शेड्यूल में हम लोगों का ये है डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड, ठीक है। तो एक ऑप्शन 1 हो जाएगा, तो या तो ये सही है या तो ये सही है, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अगला 8th शेड्यूल में हम लोगों के लैंग्वेज में है 1 and 3rd, तो 1 and 3rd यहाँ सी में दिख गया आप लोगों को, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे हम लोगों को पता ही है 7th शेड्यूल में यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में है, और 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, बस 10th के बारे में नहीं देखा था। ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के केस में 10th शेड्यूल में सारे प्रोविजन लिखा है कि डिस्क्वालिफिकेशन किस हिसाब से किया जाएगा। 8th शेड्यूल लैंग्वेज से रिलेटेड है। 7th शेड्यूल यूनियन, ये लिस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट का, और 6th शेड्यूल हम लोगों का ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, ठीक है। और शेड्यूल्ड एरिया जो है वो 5th शेड्यूल में लिखे हुए हैं कि शेड्यूल एरिया सारे राज्य में कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं। अगला क्वेश्चन, विच लैंग्वेज नॉट रिकॉग्नाइज इन द 8th शेड्यूल, 8th शेड्यूल में इसमें से कौन सा लैंग्वेज एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं लिखा है,
ठीक है ना। तो सारे के सारे ऑफिशियल लैंग्वेज है एक्सेप्ट हिंदी, हिंदी इंग्लिश को एक्सेप्ट इंग्लिश, इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारे के सारे ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ दे रखे हैं। तो इंग्लिश हम लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 8th शेड्यूल में नहीं है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर 12 फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी हमने आपको बताया कि अभी तक टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यहाँ 12 दे रखा है, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, ये भी सही है, ये एकदम सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करने के लिए अभी तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं है, ये एकदम सही ऑप्शन है, दूसरा सही है। तीसरा, वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू कास्ट हीज और वोट। अभी देखिए वोट से रिलेटेड आ गया ना, वोट जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, वोट देना एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। यहाँ वोट के बारे में बता रहा है कि एवरी सिटीजन अपना वोट देगा, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में लिख रखा है, ये तीसरा भी गलत होगा। तो कौन सा सही है, बस दूसरा सही है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन 2 ओनली, खाली इतना ज़्यादा सेलेक्ट हो जा रहा है भाई साहब। ऑप्शन 2 बस सही है कि इन्फोर्समेंट के लिए कोई डायरेक्ट रूल इसमें नहीं बनाया गया है। बाकी इसमें टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी और वोट जो है फंडामेंटल, वोट देना फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉल। कोऑपरेटिव सोसाइटी किसमें लिख रखा है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोगों में आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जितने रूल हैं उसका यूनियन ही बना सकता है, स्टेट भी कुछ रूल बना सकता है, दोनों लोग अलग अलग बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर यूनियन और स्टेट दोनों लोग एक ही टॉपिक पे रूल बना रहे हो तो यूनियन वाला जो रूल होता है उसको प्रीफर इसमें किया जाता है कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। विथ व्हाट सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 5 to 8 किसके अंदर आता है, तो ये तो सिटीजनशिप का सब्जेक्ट है, आर्टिकल 5 to 11 तक है। कहाँ आता है वो, सिटीजनशिप में, आर्टिकल 5 to 11। या आर्टिकल 5 to 8 दे रखा है, ये भी सिटीजनशिप का ही होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल कौन कौन से और इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में, ठीक है ना। अब अभी तक जितने क्वेश्चन थे हमारे ये 4-5 सेक्शन से सब हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, सिटीजनशिप, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर जितनी सारी चीज़ें थी सारे के सारे करीब हम लोगों ने 100 क्वेश्चन करीब कर लिया, ठीक है ना। ये मेरे चैनल का नाम आप लोगों को दिख रहा होगा, गोलू ट्यूटर, ठीक है ना। क्या करिएगा, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे जितने वीडियोज़ पढ़ें वो आपके पास सीधे सीधे लिंक चला जाए और आप लोग उससे अपना कुछ फ़ायदा उठा सकें, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।